Hello students, in this video lecture we will start our new chapter number 6, work, energy and power. And myself धीरेन सर। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे जो आपके चैप्टर का नेम जो दिया हुआ है वही बहुत कम दिया हुआ है, वर्क एनर्जी एंड पावर। इट इज नॉट सफिशियंट नेम रेडी, बिकॉज इसमें और एक मोस्ट टाइम की टॉपिक होगा जो आपकी जीनिट के एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट टाइम की है, बिकॉज इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक इन योर जीनिट एग्जाम, दैट इज कोलाइजन। रेडी? तो जब हम इस चैप्टर का नाम बोलेंगे तो हम कभी भी वर्क एनर्जी पावर नहीं बोलेंगे। रेडी? वर्क एनर्जी पावर एज वेल एज कोलाइजन। तो जब जब आप ये पूरा नाम याद करोगे तो आपको याद रहेगा कि चलो भाई कोलाइजन भी इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। रेडी? बिकॉज ऑलमोस्ट स्टूडेंट क्या सोचेंगे भाई, वर्क एनर्जी एंड पावर। रेडी? ये तीनों टॉपिक को कंप्लीट करते ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप कोलाइजन को अच्छी तरह से नहीं सीखोगे तो जीनिट के लिए आपका बहुत बड़ा लॉस जाएगा। तो आप दिमाग में रखना, ठीक है? वर्क एनर्जी पावर एज वेल एज कोलाइजन। रेडी? Now we will discuss this all words, work, energy and power. First of all, in our real examples, or you can say in our daily life examples. You know, in our daily life, we are jumping, we are studying, we are writing, we are eating, or whatever we are doing, any activity, we are calling that work. Ready? But in our physics, the work word is totally different from our psychological representation. Ready? Whatever you are thinking in our daily life about work, that is totally different from the work in our physics. Okay? Then second one, energy. Energy means most of students are thinking that if we have more energy, then we can do more work, and if we have less energy, then we can do less work. No doubt, it is perfect. Ready? But in our physics example, it is totally different from our real life examples. And same power, you are punching anybody with more power. Ready? That is the example of our real life. But in our physics, the power is totally different. Okay? तो अब हम जो बात करेंगे वो फिजिक्स के एग्जाम्पल की करेंगे, बहुत डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे बेसिक ऑफ वर्क, एनर्जी, पावर एंड कोलाइजन की बात करेंगे, फिर डिटेल में आप लोग आगे स्टडी करोगे। रेडी? इसका बेसिक हम स्टार्ट करें। व्हाट इज वर्क? तो भाई जब आप लोग किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करोगे, रेडी, तो आप लोग क्या सोचोगे? दैट इज कॉल्ड वर्क। दैट इज रॉन्ग। If you are calling that I am applying force, that doesn't mean the work is done on the object, right? Then you have to add second word, displacement, means you are applying the force, and if the body will get displaced, then and then only you can say the work is done in your physics. Okay? तो मैं जितना भी यहाँ पे जोड़ लगाऊंगा, फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या होगा भाई, यहाँ पे वर्क डन जीरो होगा, बिकॉज आई एम अप्लाइंग फोर्स। नो डाउट, आई एम अप्लाइंग फोर्स, दैट डजंट मीन आई एम डूइंग वर्क, बिकॉज योर our board, or you can say our wall, is not getting any displacement. That means in the physics language we can call it no work, or you can say zero work. Ready? तो आपको समझ में आ गया भाई, अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पे वर्क होगा। यदि फोर्स अप्लाई करना, उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट, आपका सब्सटेंस मूवमेंट करेगा, देन एंड देन यू कैन से यू आर डूइंग वर्क। रेडी? उसका बेस्ट एग्जांपल अपनी लाइफ में लें तो अगर आप कितना भी हार्डवर्क करोगे, लेकिन वो हार्डवर्क प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेम थिंग, राइट? आई एम अप्लाइंग फोर्स बट इट इज नॉट अप्लाइड इन प्रॉपर डायरेक्शन, देन इट इज नॉट कॉल्ड वर्क इन एनी वे। ओके? Then we have to see about energy. आपको पता ही होगा भाई, अगर आपको वर्क करना है, you have to apply force, and to do work you require some type of energy, right? And that is called the capacity to do work. The capacity to do work is called energy. कि अगर आपको वर्क करना है तो आपके पास some type of capacity होनी चाहिए, जिसको हम एनर्जी बोलेंगे। Ready? Then power. चलो भाई, आपको एक क्वेश्चन होगा कि भाई हम लोगों ने वर्क एंड एनर्जी स्टैंडर्ड 9 में भी कंप्लीट किया है, लेकिन वर्क और एनर्जी क्वांटिटी चलो समझ ना गए,
तो पावर नाम की क्वांटिटी बनाने की जरूरत क्या पड़ी? रेडी, व्हाई वी नीड टू डेवलप द क्वांटिटी लाइक पावर? रेडी, हम लोगों के पास वर्क और एनर्जी बहुत ही बढ़िया क्वांटिटीज हैं, तो व्हाई वी आर स्टडिंग पावर? उसका मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। Right, I am lifting this pen. I am lifting this pen in two ways. Right, first I will lift this pen like this, and in second case I will lift the same pen like this. Then you can see in both cases we have done the same displacement. हम लोगों ने दोनों केस में इस पेन का डिस्प्लेसमेंट तो सेम किया, that means दोनों केस में वर्क तो क्या हुआ? सेम हुआ। तो अब आप लोग इन दोनों केस को डिफरेंट कैसे कर पाओगे? तो आपके पास एक ही रास्ता होगा, क्योंकि फर्स्ट केस में मैंने सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए कम टाइम, ज्यादा टाइम लिया, सॉरी, एंड सेकंड केस में मैंने सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए कम टाइम लिया। दैट मीन्स अब आपको पता चलेगा भाई कि अगर आप वर्क के साथ स्पीड, या तो आप लोग टाइम को कनेक्ट करोगे, यदि टाइम को कनेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? पावर। इसलिए हमको पावर क्वांटिटी बनाने की जरूरत पड़ी। रेडी, दैट मीन्स इफ यू आर डूइंग सेम वर्क इन लेस टाइम, दैट मीन्स यू हैव मोर पावर, एंड इफ यू आर डूइंग द सेम वर्क इन मोर टाइम, दैट मीन्स यू आर यूजिंग लेस पावर। रेडी, कि भाई आप लोग वही काम करने के लिए ज्यादा टाइम लगा रहे हो, दैट मीन्स आपका पावर कम होगा, और आप सेम कोई भी वर्क करने के लिए अगर आप कम टाइम लगा रहे हो, दैट मीन्स आपका पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। इन कोलाइजन मीन्स इफ एनी वन बॉडी विल कोलाइड with other body, then it is called collision. Right? So in detail we will study like this. Here we will draw one smart chart, right, of our topics in this chapter. Ready? First of all, you will study work. In work you will study two types of work: work done by constant force. Ready? And work done by variable force. ओके, चलो भाई, ये सब तो हम आगे बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन इसका एक एक एग्जांपल मैं आपको अभी से दे रहा हूं, तो आपको क्या होगा कि पूरे चैप्टर में हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं उसका थोड़ा अंदाज रहेगा। रेडी? सो व्हाट डन बाय कांस्टेंट फोर्स, यू हैव टू थिंक व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट फोर्स। व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट फोर्स? व्हेन एनी बॉडी विल fall right to the ground, then the force applied by gravitation will be constant during the whole journey. Okay, so gravitational force you can take in this example, that what done by variable force, whatever force you are applying in your daily life, right? You are pulling your bag, you are lifting something, whatever you are applying or whatever you are doing, that is called variable force, because in that you are not applying a constant force at all. Okay, so many examples are for variable force. So these two theories you will study in your work. Then you will study energy, and in energy you will study potential energy. Okay, what is the meaning of potential energy? The energy possessed by any stationary body, is called potential energy. And in this chapter you will study two types of potential energy. One is gravitational potential energy, and second one is elastic potential energy. We will take one example for both these theories. Gravitational potential energy means here is the best example, right? This pen is at the height from the floor, right? And here you can see the second pen is at some height from the floor.
then you have to think which one have or which one has the highest energy, highest gravitational energy. Then the answer will be this pen, because this pen is at more height than this pen. That means gravitational energy will depend on the height of object from the ground, right? And elastic potential energy means if you tie spring, right, at one end, and if you connect the other end with any body, and if you stretch the spring, and suddenly if you release the spring, then it will have elastic potential energy that will be converted into kinetic energy. Ready? That you will study in detail, right, in further videos. Okay, then we will discuss about power, right? And there is no more topic in the power concept. And in last, you will study collision. There are two types of collision: elastic collision, very elastic collision, and inelastic collision. रेडी? तो भाई इतने टॉपिक्स आप लोग बहुत ही डिटेल में आगे स्टडी करोगे, और भी कई सारे बीच में टॉपिक आएंगे। रेडी? तो अब हम बात करेंगे आगे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन की। तो भाई वर्क एनर्जी पावर, रेडी, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे या वेक्टर प्रोडक्ट। तो याद रखना भाई, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद भी ऑलमोस्ट स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनको वो भी बतानी है कि वर्क एनर्जी एंड पावर स्केलर क्वांटिटीज है कि वेक्टर क्वांटिटीज। हम पहली बॉल में 6 मारेंगे, राइट? हम पहली बॉल में 6 मारेंगे। आप लोगों को यहीं से पता होना चाहिए कि ये तीनों क्वांटिटीज, आप लोग भी सोचो भाई कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी स्केलर है। रेडी? तो आप लोग देखोगे तो पता चलेगा भाई ये सभी क्वांटिटी स्केलर हैं, जो ज्यादातर किसी भी स्टूडेंट को पता नहीं होता, राइट? कई स्टूडेंट सोचेंगे भाई वर्क इज स्केलर, कई सोचेंगे एनर्जी इज वेक्टर, पावर इज वेक्टर, पावर इज स्केलर, व्हाटएवर, राइट? एवरीथिंग इज रॉन्ग। आपको क्या ध्यान में रखना है भाई, वर्क एनर्जी पावर पूरे का पूरा क्या होगा, स्केलर। मतलब कि इस चैप्टर में आप जो भी स्टडी करोगे भाई वो सब क्या होगा, स्केलर होगा। ये कंसेप्ट आपको जीनिक में भी काम आएगा। आप लोगों को दिमाग में एक ही चीज लॉक कर देनी है, वर्क एनर्जी पावर, देन यू अप्लाई पोटेंशियल एनर्जी, हो गया आपके। और भी एक चीज हम भूल गए, काइनेटिक एनर्जी। तो भाई आपको इतना याद रखना है, कोई भी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी, मैग्नेटिक एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी, पोटेंशियल, काइनेटिक, एनी टाइप ऑफ एनर्जी is scalar quantity, any type of work is scalar quantity, and any type of power is scalar quantity, right? Why we are calling them scalar, you will study in detail, right, in your further theories. But you have to keep in mind right now that all these quantities are scalar. Ready? And now we will study about some scalar properties. Okay, so there are two ways for multiplication of, there are two ways for multiplication of two vectors, right? The one is scalar, the one is scalar product, okay, or you can say dot product. Ready? And on the other side, second one is vector product, or you can say cross product. Ready? About vector product you will study in detail in your chapter number 4 as well as in your chapter number 7. In this chapter you have to focus on scalar product. Why? Because I had given you answer, because all these quantities, work, energy and power, all these quantities are scalar quantities. So you have to focus on scalar product, or you can say dot product. Okay, so what is the meaning of scalar product? If you have two vectors like A and B, two vectors like A and B, right, and it is a symbol of dot product or scalar product, then A dot B is equal to magnitude of A. Keep in mind, magnitude of A
इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा। रेडी? कि भाई खास ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पे ए और बी का डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट आप लोग लोगे तो उसका जो आंसर आएगा भाई, उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, स्केलर होगा। और यहाँ पे अगर आप लोग वेक्टर प्रोडक्ट लोगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, वेक्टर होगा। आपकी टेक्स्ट बुक में आप लोग टिक कर लेना। रेडी? अब आपको क्वेश्चन होगा भाई कि यहाँ पे हम लोग कोस थीटा क्यों यूज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपको प्योर मैथमेटिकल एग्जांपल दूंगा। तो खास याद रखना भाई, हम लोग यहाँ पे जो मैथ अप्लाई कर रहे हैं वो फिजिक्स के अंदाज में कर रहे हैं कि फिजिक्स में आपको कैसे काम आएगा। राइट? सो मैथ्स में इसका स्टडी करने का तरीका और फिजिक्स में इसका स्टडी करने का तरीका अलग रहेगा। कंसेप्ट सेम होगा, हम इसको अपने अंदाज में क्या करेंगे भाई, सोल्व करेंगे। वाई वी आर अप्लाइंग कोस थीटा आपको आज पता चलेगा। रेडी? इन डॉट प्रोडक्ट और यू कैन से इन दिस कंसेप्ट व्हाई वी आर अप्लाइंग कोस थीटा। चलो भाई मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया था भाई, वर्क इज स्केलर, वर्क इज स्केलर, वो भी आपको पता चलेगा व्हाई इज स्केलर। रेडी? तो चलो भाई आप यहां पे ध्यान देना। हियर वी हैव पुट वन ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर। रेडी? नाउ if I apply resultant force in this direction, what will happen? Displacement will be maximum. तो चलो भाई आप देख सकते हो कि यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, मैंने आपको क्या बताया था, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट मीन्स वर्क इज डन, अदरवाइज नॉट। तो आपको ये आंसर देना होगा भाई इस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा उसका डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं? यस होगा, बिकॉज इट विल डिस्प्लेस इन द राइट डायरेक्शन। रेडी? और आप लोग क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना रहेगा भाई? 0 रहेगा। रेडी? यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना रहेगा भाई? 0 रहेगा, बिकॉज बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, इतना याद रखना। अब मैं यही फोर्स, चलो मैं यहाँ पे F1 लिखता हूं, F1। रेडी? नाउ द सेम फोर्स आई एम अप्लाइंग, और यू कैन से F2 whatever, right? In perpendicular direction, what you can think here, work is done or not? In the language of physics, you can say there is no work done because after applying force, the body is not getting displacement. Ready? Body का displacement नहीं होगा, that means इस केस में आपको वर्क नहीं मिलेगा। रेडी? तो चलो भाई यहाँ पे आपको वर्क क्या मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। तो अब आपको सोचना होगा भाई, आप लोग 10th स्टैंडर्ड में स्टडी कर चुके हो ट्रिगोनोमेट्री। यदि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसके अंदर अगर आप एंगल 0 अप्लाई करोगे तो आपको उसकी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, और अगर आप एंगल यहाँ पे देख सकते हो, रेडी, अगर आप एंगल 90 डिग्री अप्लाई करोगे, रेडी, तो आपको आंसर 0 मिलेगा। चलो आपको ही सोचना होगा, तो उसका आंसर आएगा कोस फंक्शन। अब आपको पता चल जाएगा भाई why we are applying here cos, ready, or why the work is scalar quantities, because you can see at the 0 angle you are getting maximum answer and at the 90 degree angle you are getting minimum answer। तो cos 0 क्या होगा भाई? cos 0 क्या होगा? cos 0 1 means maximum होगा, और cos 90 क्या होगा भाई? 0 होगा, मतलब minimum होगा। so that is scalar product we are applying cos थीटा। और भी इसके मैथमेटिकल एग्जांपल है why we are using cos, राइट, वो हम आगे बात करेंगे। चलो इतना समझ में आ गया, अब हम आगे बात करते हैं। रेडी? चलो भाई अब हम बात करेंगे इसके प्रोजेक्शन की। रेडी? प्रोजेक्शन की। उसके पहले हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर देते हैं। राइट? जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता भाई वो खास ध्यान रखें, और यहाँ पे हम अपने अंदाज में कुछ बात करने वाले हैं। चलो यहाँ पे क्या होगा? इसका राइट एंगल होगा। राइट? नाउ इफ आई ड्रॉ द एंगल थीटा हियर, देन व्हाट विल हैपन? हियर इज द अवर हाइपो। चलो भाई इतना आपको ध्यान में रखना होगा, हाइपो कहीं से भी नहीं लग सकते। कई स्टूडेंट का दिमाग क्या चलता है भाई कि अगर वो स्लांट होगा तो उसको हाइपो बोल देंगे। अरे भाई फिगर तो कैसे भी यहाँ पे ड्रॉ की होगी। रेडी? आपको क्या कंसेप्ट भाई ध्यान रखना होगा भाई, जो साइड अपने राइट एंगल के सामने होगी भाई, राइट, द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड अवर हाइपो। ओके, ये कंसेप्ट सही में आपको याद रखना होगा।
नाउ यहाँ पे थीटा रहेगा, तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट का डाउट क्या होता है भाई कि एंगल के बीच में जो एडजेसेंट साइड है उसको हम कोस बोलते हैं, उसको वो सब आपको पता है राइट। लेकिन सबको डाउट क्या रहता है भाई कि एडजेसेंट साइड किसको बोलेंगे, क्योंकि ये थीटा है, इसका तो एडजेसेंट साइड होगा, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। तो मेरे भाई ये जो साइड था एडजेसेंट वाला वो तो क्या हो गया हाइपो, मतलब अब बचा कौन, ये साइड, मतलब ये साइड इसका क्या होगा एडजेसेंट होगा, जिसको हम बोलेंगे भाई कोस वाला साइड। रेडी, और सामने वाला जो होगा भाई उसको हम बोलेंगे साइन वाला साइड। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या कंफर्म करना होगा भाई, हाइपो, राइट, हाइपो इज द ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। देन आपको डिसाइड करना होगा भाई कि यहाँ पे जो एंगल दिया हुआ है उसका एडजेसेंट क्या होगा और उसका ऑपोजिट क्या होगा, राइट। क्योंकि कई स्टूडेंट इस साइड को भी एडजेसेंट ले लेते हैं, वो क्या होगा गलत होगा। तो ये कंसेप्ट आप खास ध्यान में रखना। अब हम आगे बात करें, रेडी, तो चलो भाई, अगर आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में रहेगा तो एंगल कितना होगा 0, सबको पता होगा। देन अगर वेक्टर ए, रेडी, और वेक्टर बी दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा, दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रेडी, जो दोनों केस यहाँ पे हमने स्टडी की है। अब अगर इसी ऑब्जेक्ट पे हम लोग स्लांट फोर्स अप्लाई करेंगे, स्लांट फोर्स, रेडी, तो अब क्या होगा भाई, इसके दो कंपोनेंट आपको मिलेंगे। चलो यहाँ पे आप ध्यान रखो, अगर आप इसको स्लांट क्या करोगे भाई, पुल करोगे या पुश करोगे, तो क्या होगा, ये बॉडी होगा वो दो काम करेगा, रेडी, उसके ऊपर प्रेशर भी लगेगा और वो बॉडी क्या करेगा भाई, मूवमेंट भी करेगा। तो यहाँ पे याद रखना भाई, अगर आप लोग स्लांट फोर्स अप्लाई कर रहे हो या तो स्लांट वेक्टर अप्लाई कर रहे हो, तो याद रखना भाई उसकी पूरी ताकत, उसकी पूरी मैग्नीट्यूड, राइट, क्या होगी भाई, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट्स। रेडी, तो यहाँ पे आपको क्या लेना होगा भाई, कंपोनेंट लेना होगा, इसकी पूरी ताकत एक साइड अप्लाई नहीं होगी। चलो यहाँ पे अगर मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया, देखो उसकी पूरी ताकत कहाँ लगेगी भाई, हॉरिजॉन्टल। अगर आपने वर्टिकल फोर्स अप्लाई किया तो उसकी पूरी ताकत कहाँ लगेगी भाई, वर्टिकली। लेकिन आपने अगर स्लांट फोर्स अप्लाई किया तो उसकी पूरी ताकत दो पार्ट में क्या हो जाएगी भाई, डिवाइड हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल। तो आपको क्या करना होगा भाई, दो कंपोनेंट्स लेने होंगे, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड यू कैन सी सेकंड वन इज वर्टिकल। अब चलो भाई, मैंने अभी आपको बताया कि इसकी जो एडजेसेंट साइड होगी इसको हम कोस बोलेंगे और अदर वाले को क्या बोलेंगे भाई, साइन। चलो भाई, ये थीटा होगा, इसका एडजेसेंट क्या होगा, यहाँ पे होगा भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ए कोस थीटा, ओके, और ये क्या होगा भाई, ए साइन थीटा। रेडी, खास ध्यान रखना भाई, ए कोस थीटा और इसका ऑपोजिट क्या होगा भाई, ये रहेगा, और इसका पैरेलल क्या रहेगा, ये सेम, मतलब सामने वाला ए साइन थीटा होगा तो ये भी क्या होगा भाई, ए साइन थीटा। लेकिन हम सामने वाला एंगल क्यों नहीं बता रहे, बिकॉज सभी फोर्स आपको एक ही पॉइंट पे ड्रॉ करना है। रेडी, एक ही पॉइंट पे ड्रॉ करना है, इसलिए आप लोगों को एंगल और आप लोगों को वेक्टर कहाँ बताना होगा यहाँ पे। रेडी, सो इट इज एडजेसेंट साइड सो कॉल्ड कोस एंड इट इज ऑपोजिट साइड सो कॉल्ड साइन। अब आप ही चेक कीजिए भाई, अगर ये हमारा फोर्स रहेगा तो फोर्स क्या हो गया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड वन इज वर्टिकल। अब आपको सोचना होगा भाई कि ये दोनों कंपोनेंट्स होंगे, इसमें से वर्क कौन देगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देगा या वर्टिकल। तो आपका आंसर क्या रहेगा भाई, हॉरिजॉन्टल, बिकॉज ए कोस थीटा से क्या होगा, हमारा जो बॉडी होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। रेडी, तो सेम चीज कंपोनेंट से क्या होता है पता चल गया भाई। तो वर्क के अंदर जो हमको रिजल्ट देगा वो कंपोनेंट हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। यहाँ पे रिजल्ट कौन देगा भाई, कोस थीटा, तो ये क्या करेगा, हमारा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट करेगा एंड उसकी मदद से क्या होगा भाई, वर्क डन होगा। अब हम आगे बात करेंगे प्रोजेक्शन की। रेडी, चलो भाई, हमने यहाँ पे क्या इक्वेशन लिखा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ओके, हियर ए एंड बी आर वेक्टर, हियर ए एंड बी आर देयर मैग्नीट्यूड, राइट। अगर आप उसके ऊपर एरो ड्रॉ नहीं करोगे दैट मीन्स इट इज मैग्नीट्यूड, और यू कैन ऑल्सो ड्रॉ मोड, मोड मीन्स मैग्नीट्यूड, or if you do not draw arrow, right, that means also it is magnitude, and the theta angle is the angle between A and B. Ready? अब हम बात करेंगे भाई प्रोजेक्शन की। तो चलो खास ध्यान रखना, ये we will draw the vector A, okay,
and here we will draw the vector B, and here theta is the angle. चलो भाई, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होगा? इट इज शेडो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परछाई। रेडी? तो भाई बी की जो परछाई होगी वो ए पे कितना दूर रहेगी, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, खास ध्यान रखना भाई। जिसका आप लोग भाई प्रोजेक्शन लेना चाहते हो, मतलब आप लोग बी का प्रोजेक्शन ए पे लेना चाहते हो, तो ये टेक्निक याद रखना। आप लोगों को क्या करना होगा, बी से ए के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। चलो भाई, यहाँ पे क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। मैंने आपको क्या बताया था भाई, परपेंडिकुलर की सामने ऑपोजिट साइड क्या होगा, हाइपो होगा। रेडी? दैट मीन्स इस थीटा के बाजू में दो साइड्स होंगी भाई, एडजेसेंट साइड, वन इज हाइपो एंड अदर वन इज दिस। रेडी? ओ एम। चलो भाई, तब आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोस कौन सा होगा भाई, ये साइड होगा, क्योंकि ये तो क्या होगा इसका हाइपो एंड इट इज साइन। चलो भाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, मैंने अभी आपको बताया थीटा की एडजेसेंट साइड होगी, इसलिए क्या आप अप्लाई करोगे, कोस, बी कोस थीटा। रेडी? तो इसको हम कैसे बोलेंगे भाई, प्रोजेक्शन ऑफ, यू कैन सी बी, राइट? प्रोजेक्शन ऑफ बी, projection of B on, you can see on A. Ready? अब second example, same figure you have to draw. Okay, vector A, vector B. Now if you want to take projection of A on B, मैंने क्या बताया भाई, आपको A का प्रोजेक्शन B के ऊपर लेना होगा, तो आपको क्या करना होगा, A से बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। राइट? तो आपको जो प्रोजेक्शन लेना होगा, जहां पे लेना होगा, वहां पे क्या करना होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। चलो यहाँ पे आप ओ, यहाँ पे आप लिखोगे एम। सिंपल बात है भाई, इस राइट एंगल के सामने क्या होगा, ये हमारा हाइपो। चलो भाई, एंगल तो आपको सेम ही रखना होगा यहाँ पे, थीटा थीटा। तो सिंपल बात है भाई। अब हमारा एडजेसेंट साइड कौन सा रहेगा, आप ही देख लीजिए, ये रहेगा, इसको हम बोलेंगे ए कोस थीटा। रेडी? ए कोस थीटा। इतना क्या होगा, हमारा परछाई, परछाई मतलब प्रोजेक्शन होगा, किसका परछाई भाई, ए का परछाई, किसके ऊपर, बी के ऊपर, जिसको हम बोलेंगे ओ एम। ओ एम कितना मिला भाई, ए कोस थीटा। कोस क्यों है भाई, बिकॉज दिस साइड इज द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। तो चलो भाई, यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट स्टूडेंट क्या सोचेंगे भाई इसको देख के, कि ये साइड क्या रहेगा, हमारा हाइपो रहेगा। राइट? इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया भाई कि ये जो 90 एंगल होगा उसके सामने वाला हाइपो होगा। जो दिख रहा है राइट, उसको आपको अप्लाई नहीं करना है, जो सही है उसको अप्लाई करना है। ये जो राइट एंगल होगा उसके सामने क्या रहेगा, हमारा हाइपो, मतलब इस थीटा के ये साइड क्या रहेगा भाई, आपका साइन रहेगा, और बाकी बची ये साइड, ये क्या रहेगी, आपका कोस रहेगा, एडजेसेंट साइड रहेगा। रेडी? तो यहाँ पे जो आपको ए कोस थीटा मिला भाई, राइट, उसको आप क्या लिखोगे, प्रोजेक्शन ऑफ A, projection of A on B. रेडी? प्रोजेक्शन ऑफ A on B। अब क्या लग गया? अब चलो आपको एग्जाम्पल में, और एग्जाम में कैसे अप्लाई करना है, अगर आपको पूछा जाए भाई यू हैव टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ A on B, तो आपको जिसका प्रोजेक्शन लेना होगा उसका आपको कोस लिखना है। ठीक है? इफ यू वांट टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ B on A, देन यू हैव टू राइट B cos थीटा, एंड इफ यू वांट टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ A on B, then you have to take A cos theta for your exam. Ready? चलो, now come to the point. A dot B, I can write it A in bracket B cos theta. Yes or no? In bracket B cos theta. चलो भाई, इसको आप कैसे लिख सकते हो? A means it is magnitude of A. Ready? It is magnitude of A, जो मैंने आपको अभी बताया। राइट? ये दोनों वेक्टर थे और ये दोनों क्या, इसकी मैग्नीट्यूड है। रेडी? मल्टीप्लाई बाय बी कोस थीटा, मतलब अब आपको पता चलेगा भाई, बी कोस थीटा मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी। रेडी? और यू कैन से कंपोनेंट ऑफ बी, यू कैन से कंपोनेंट ऑफ बी, मतलब बी कोस थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हो भाई, कंपोनेंट। ये क्या रहेगा, कोस है वो क्या है, बी नहीं है, बी का कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ बी। रेडी? सेम इज इक्वल टू, आप लोग क्या लिख सकते हो भाई, इसका उल्टा कर देंगे, बी को बाहर ले लेंगे, बी इन ब्रैकेट ए कोस थीटा। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। रेडी? मैग्नीट्यूड ऑफ
B multiply by a cos theta means projection of a, यहाँ पे भी आप देख सकते हो projection of a, right, और इसे component of a cos theta is not a, it is component of a, उसका दो पार्ट हो जाएगा, इसमें से a cos theta क्या होगा, a का एक component होगा, means it is component of a, रेडी। तो ये बन गया भाई आपके डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन, राइट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज इक्वल टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर, रेडी। So in the next lecture, we will continue from this theory and we will solve one example that is given in your NCERT textbook. Okay, so thanks for watching this video. Take care of yourself and see you soon in the next lecture. If you have any doubt, then you can message or call. Ready? So thank you so much.